तो 10th वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अपना पक्का करना चाहते हो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, तो बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि इस चैप्टर को मैं इतना स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा इस 1 से 1.5 घंटे के बीच में कि आपको एनसीईआरटी की बुक दोबारा उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस करना कुछ नहीं है, कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो और इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है। तो जय हिंद एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म सबके क्लासेस एसबी क्लासेस पर। तो दोस्तों ये वीडियो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर की है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर वन शॉट में खत्म करेंगे, जो कि होने वाली डिटेल्ड वन शॉट। इस वन शॉट में हम एनसीईआरटी के बेसिक पे, एनसीईआरटी बेस पे पूरा चैप्टर ए टू जेड खत्म करने वाले हैं। और बस करना नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो देखो स्टार्ट हो चुकी है, अब इसको एंड तक देखते रहना। सबसे पहले बढ़ते हैं चैप्टर के आगे, चैप्टर में क्या है क्या नहीं, हमें क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें 3 चीजें कवर करनी होंगी बेसिकली। सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के, उसके बाद मेन फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, और उसके बाद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के सवाल। एनसीईआरटी के सारे सवाल लगभग उठा के लिया हूं, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे लिया है, बाकी जो बचेंगे वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। चलते हैं भाई आगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एनसीईआरटी नाम का मतलब क्या होता है। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी शब्द का क्या मतलब होता है, दिख रहा है ये वाला कलर? ये प्रोबेबिलिटी शब्द का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब तो बता दो। ये पेन सही भी लग रहा है एक बार? चलो ठीक है। प्रोबेबिलिटी शब्द का मतलब जानते क्या होता है? देखो प्रोबेबिलिटी शब्द का अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मतलब समझाऊं ना, इसको हिंदी में तो वैसे प्रायिकता बोलते हैं, बट लेकिन इसका एक ही मतलब है सीधा सा, किसी भी चीज के होने की संभावना। जैसे मैंने बोला आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब बारिश होना या ना होना, इसको मैथमेटिकल टर्म में हमें दिखाना है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी की। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्या ये चीज होगी या नहीं होगी। बेसिकली बोले तो किसी भी चीज की होने की संभावना, अगर इंग्लिश में लिखो टू लाइकली हैपन। ठीक है भाई। ये कलर अगर ना दिखे तो एक बार रेड वाला देखते हैं। रेड वाला दिख रहा है बट कोई नहीं, येलो यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। अब चैप्टर में हम ना आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रोबेबिलिटी की थोड़ी हिस्ट्री पे जाएंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी कहां से निकली है, कहां से आई है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा और मजा आएगा, क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों इसको समझने के लिए ना सबसे पहले तो एक बार हमें जाना पड़ेगा 1500 के टाइम पर, मतलब से 1500 के टाइम पे समझ लो, 16th सेंचुरी के टाइम पे। तब हमें जानना होगा जब जिस टाइम पे ना तो कैलकुलेटर था, ना फोन था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम के बेसिक पर बस एक चीज तब भी जिंदा थी। सोचो उस टाइम पे ना फोन था, ना कंप्यूटर था, ना ऐसे कोई वीडियोस आप देख पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर उस टाइम पे एक चीज तब भी जिंदा थी, वो था जुआ, गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी का सारा गेम है ना, गैम्बलिंग से आया है, जुए से कहीं ना कहीं से निकल के आया, समझ लो। तो एक बार फटाफट थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है क्या नहीं। देखो भाई, सबसे पहले 1560 के टाइम के बीच, किस टाइम के बीच, 1560 के टाइम पे बीच, एक साइंटिस्ट था इटली से, जिसका नाम था, लिखा है आपके सामने, पढ़ लो, अगर पढ़ना आ रहा है तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है भाई। ये साइंटिस्ट कार्डानो साइंटिस्ट नाम का बंदा था भाई। ये बंदा एक मैथमेटिशियन भी था, एक एस्ट्रोलॉजर भी था, एक डॉक्टर भी था, और साथ साथ एक गैम्बलर भी था। गैम्बलर मींस समझ लो थोड़ा वो खेल लेता था, गैम्बलिंग भी करता था थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो भी था। अब ना ये जब वो जुआ खेलता था, तो भाई इसको ना कौन सा जुआ खेलते थे, ये डाइस वाला खेलते थे, कि मतलब कार्ड्स होते थे उस टाइम पे, डाइस करते थे, टॉस वाला से ये होता था रूल। तो वैसे टाइप का जुआ खेलते थे। अब इसमें बताओ, जब टॉस चल रहा है तो या तो हेड आ रहा, नहीं तो टेल आ रहा, नहीं तो पुराने टाइम में जो भी होता था वो आता होगा। तो ये उसके ऊपर क्या करते थे, जुआ खेलते थे। अब भाई मतलब सीधा सा अगर बोले तो गेम ऑफ चांस, ठीक है भाई। तो इसी ने उस चीज के ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई करी, और क्या करा, पढ़ाई करी, एक बुक भी लिखी, जो कि बुक इसकी 1560 के टाइम पे इसने लिख दी थी। बट लेकिन फन फैक्ट ये है कि जो इसने बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, इस बुक ने प्रोबेबिलिटी की पहली स्टडी करी थी मैथमेटिकल तौर पे, जो भी हम करते हैं, ठीक है। तो इस बुक में लिखा था वो, इस बुक में इसने पढ़ाई करी थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। जब फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी किसी के बारे में बात करी थी, वो कौन थे, ये वाले साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, सॉरी, ठीक है, उन्होंने करी थी। अब इन्होंने बुक तो लिख दी, बट फन फैक्ट ये था, जब जिस टाइम इन्होंने बुक लिखी थी, उसके लगभग 67 या 67 नहीं तो 87 साल बाद वो बुक जाके पब्लिश हुई थी। इनकी बुक, इनके मरने के बाद, जब ये मर गए थे उसके बाद 60-65 साल बाद वो बुक पब्लिश हुई थी। 1663 के समथिंग में वो पब्लिश हुई थी, ठीक है। हाँ, इसके 1663 के बाद लगभग पब्लिश हुई थी ये वाली बुक ऑन गेम ऑफ चांस, ठीक है भाई। इसके बाद
साइंटिस्ट आते हैं भाई 1650 में। एक नॉर्मल बंदा था फ्रांस का, एक नोबल मैन था नॉर्मल, इसको जुआ खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। अब ये जुए में ना ये कहता था कि भाई मैं खेलता तो बिल्कुल बिना चीटिंग कर रही हूँ, बट तब भी मैं हार जाता हूँ, तब भी मेरे को दिक्कत आती है। तो इसने वो चीजें फेस करी, उस चीज के फेस करने के बाद इसने एक गैम्बलिंग के ऊपर क्या उठाए, सवाल उठाने स्टार्ट करे कि ये क्या है भाई, हम खेलते बिल्कुल सही है, कभी हार रहे हैं कभी जीत रहे हैं, ऐसा क्या है। तो कोई भी सवाल जब उठे, वो सवाल पहुंचे किनके पास, दो बंदों के पास, पास्कल के पास और डी फेरमेट के पास। ठीक है भाई। अब इन दोनों बंदों ने लेटर्स के थ्रू, मतलब लेटर्स होते पुराने टाइम पे, लेटर्स चलते थे, लेटर्स के थ्रू कुछ लिखा नहीं, बस नंबर भेजते थे कुछ ना कुछ, मतलब इक्वेशंस लिख के भेज रहे हैं, उसके थ्रू इन्होंने क्या होता है मैथमेटिकल थ्योरी बनाई किसकी, प्रोबेबिलिटी की। कब के टाइम के बीच, 1654 के टाइम के बीच। इसके बाद फाइनली गेम में कौन आता है, फाइनली गेम में आते हैं ये साइमन लैपलेस। ठीक है भाई, फ्रांस के बंदे जिन्होंने डिटेल्ड बुक लिखी किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के ऊपर। भैया क्यों बता रहे हो, जरूरी है? जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि भैया कहां से आया, हमें पता होना चाहिए ना कि ये चीज कहां से आई है। तो ये चीज आई है कहां से, इटली से फ्रांस, फ्रांस से फ्रांस, फिर दोबारा फ्रांस में डेवलप्ड हो गई। लास्ट जो साइंटिस्ट थे वो कौन था, लैपलेस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिटेल्ड बुक लिखी किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के ऊपर। तो बस इतना ध्यान रखना कि कभी अगर तुम्हें कुछ पता हो तो वो ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज कहां से डेवलप हो रही है। ठीक है भाई, सबसे मेन होता बना कौन रहा है। अब जिसने बनी है उसके बारे में आप पता ही नहीं करोगे तो फिर यार उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, तो चढ़ते हैं आगे फटाफट चैप्टर के ऊपर। क्या है चैप्टर की नींव? ठीक है भाई, सबसे पहले बेसिक टर्म जान लेते हैं। इस चैप्टर के बेसिक टर्म कौन कौन से हैं समझ लो। सबसे पहला बेसिक टर्म आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बहुत इजी से समझो। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, अब एक तुम्हें एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का बेसिक सा मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन, जैसे मान लो कि मेरे पास एक डाइस है, अब मैं डाइस को रोल कर रहा हूं, तो डाइस को रोल करना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। मेरे पे सिक्का है, सिक्के को मैंने उछाला, टॉस करा, तो सिक्के को उछालना क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझना, नीचे समझो। A random experiment is something we do whose result is uncertain but all the possible outcomes या possible results are clearly known। जैसे कि मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, तो मुझे ये पता है कि सिक्के पे या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, दोनों चीजें मेरे को मालूम है, बट आएगा क्या ये मुझे नहीं पता। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां पे आपको ये तो पता है कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि क्या आने वाला है। जिसके पॉसिबल आउटकम्स तो आपको सारे मालूम है, बट लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम। उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्शन, ये एक टाइप का एक्शन या कोई भी प्रोसेस है दैट कैन बी रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस बट इट्स आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। उसके आउटकम के बारे में हम नहीं बता सकते। क्या बोलते हैं, टॉस ले लो, डाइस ले लो, समझ लो कि कुछ भी, कोई सा भी आप मान लेते हैं कि मैं दो सिक्के साथ में उछाल रहा हूं, दो डाइस को फेंक रहा हूं। अब इसमें मुझे पता है जब दो डाइस को फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, उसके आउटकम्स मुझे पता है, लेकिन क्या आएगा ये नहीं पता। तो इसको हम बोलते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस, समझो सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि भी आप, मैंने जैसे आपको बोला सिक्के को उछालो, आपने उछाला है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं अच्छा ये बताओ जब सिक्का उछलेगा तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। आप बोलोगे भैया एक सिक्के पे क्या ही आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अब हेड और टेल यही तो पॉसिबल आउटकम्स है। इन्हीं पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के फॉर्म के रूप में लिखना, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि सैंपल स्पेस हो गया अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर हमने एक सेट के रूप में लिख दिया, सेट का रूप का मतलब होता है उनको हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, उस चीज को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये छोटा सा समझना क्लियर हो गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे मैंने बोला टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन के बीच में भी क्या होता है, अब टॉसिंग जब हम भी कभी भी टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है नहीं तो भी टेल आ सकता है, या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। अब इन्हीं को हम एक सेट के रूप में लिखना है तो हमें करली ब्रैकेट लगा देने, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी है, एक और दो, दो वैल्यू है कि भाई दो वैल्यूज आई हैं उसके अंदर, इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। अब क्या हुआ है, पहले एक कॉइन उछाला था, अब बोल रहे दो कॉइन को एक साथ उछाला गया। अब एक बार सोचो, जब दो कॉइन एक साथ चल रहे, मैंने बोला एक कॉइन ये रहा, एक कॉइन ये रहा,
एक जब ये वाला कॉइन उछलेगा तब यहाँ पे भी हेड आ सकता है, यहाँ पे टेल आ सकता है, और जब ये वाला कॉइन उछलेगा इसके भी हेड टेल आ सकते हैं। ये तो सिंगल सिंगल था, बट भैया इस बार हुआ क्या है, इस बार ना दोनों साथ में उछले। जब दोनों साथ में उछलेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तो मैंने बोला यार दो साथ में उछलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भैया कि दोनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। नहीं तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए। सही बोल रहा हूं, या तो दोनों पर हेड आ जाए, नहीं तो दोनों पे टेल टेल आ जाए। वरना ऐसा हो सकता है कि भैया फर्स्ट वाले सिक्के पे हेड आ जाए, बाद वाले पे टेल आ जाए। नहीं तो ऐसा हो सकता है भैया फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, बाद वाले पे हेड आ जाए। क्या इसके अलावा कोई और आउटकम हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 आउटकम। आपको कैसे पता कि भैया सिर्फ 4 ही आएंगे आउटकम? सिंपल सी बात समझना, देखो किसी भी, जैसे मान लो सिक्का उछला तो यहाँ पे कितने आउटकम है भैया? 2 आउटकम है। यहाँ पे भी कितने आउटकम है? 2 आउटकम है। जब दो उन चीजों को साइमल्टेनियसली करोगे तो कुछ नहीं करना, दोनों के आउटकम को मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात। दोनों के आउटकम को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2 2 जा 4, तो 4 आउटकम्स आएंगे भैया, और कुछ नहीं आएगा। और लोग आपको बता देंगे 2 की पावर n से आएगा। जितने आउटकम्स आते हैं एक सिक्के को उछालने में, जितने आउटकम आएंगे उसी की पावर चढ़ा दो, जितने बड़े सिक्के उछाल लो। बाकी मैं तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल बता रहा हूं। एक और सिक्का होगा तो कितने आएंगे? 2 आउटकम उसके और आएंगे, एच और टेल। तो इसके भी 2 आउटकम्स हो गए, तो टोटल 3 सिक्के जब उछलेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आउटकम्स आएंगे जब 3 सिक्के को टॉस करा जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हो। ये लो नेक्स्ट वाला वही है, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। जब 3 कॉइन्स को साथ में उछालोगे, तो मैंने बोला 3 कॉइन को साथ में उछाला जा सकता है, एक बार उछाल के बता। ठीक है, देखो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। फर्स्ट कॉइन जब आप उछालोगे तो यहाँ आएगा हेड और टेल। 2 केस यही, हेड या टेल दोनों में से आ सकता है। इधर भी या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। इधर भी नहीं तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। मतलब तीनों सिक्कों में सिर्फ 2 आउटकम ही तो पॉसिबल है। बट जब तीनों को साथ में उछालोगे, इसके 2 आउटकम, इसके 2 आउटकम, इसके 2, जब तीनों साथ में उछलेंगे तो तीनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, टोटल बनेंगे 8 आउटकम। कितने बनेंगे? 8 आउटकम। लिखोगे कैसे देखना, लिखने के लिए स्पेस है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो सबसे पहला आउटकम भैया क्या आएगा सैंपल स्पेस के तौर पर? सबसे पहले भी ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों कॉइन जो आपने साथ में उछाले, देखो 2 तो उछाल सकते, तीसरा कैसे उछालोगे वो आप समझ लो कि तीसरा किसी का हाथ होगा, 3 सिक्के उछल रहे। अब जब 3 उछल रहे हैं तो फर्स्ट केस होता है सब पे क्या क्या आ जाए, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड, इस पे भी हेड। तो पहला केस मैंने लिख दिया हेड हेड। दूसरा केस बच्चा बोलता है कि भैया पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल। मैंने बोला सही बात बोल रहा है भाई, ये भी तो हो सकता है कि इस पे भी टेल, इस पे भी टेल, इस पे भी टेल। अब और आउटकम्स बताओ भैया। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 हेड, बाद का टेल। मैंने बोला सही बात बोल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है भैया बीच वाला टेल, बाद वाले हेड? क्या ऐसा हो सकता है फर्स्ट टेल, बाकी के 2 हेड? कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। पहले 3 हेड 3 टेल लिख लिए, अब एक बार टी रखा लास्ट में, फिर बीच में रखा, फिर फर्स्ट में रखा, आउटकम्स बनते आ गए। अब यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट 2 टेल, बाद का हेड आ जाए। भैया स्टार्टिंग का टेल, बाद का हेड, फिर टेल आ जाए। मतलब एक बार एच टी रखा, टी को उधर ले गया, एक बार एच रखा, एच को बीच में लाया, एच को पहले पे ले आऊंगा कि फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए, बाकी दोनों पे टेल आ जाए। टोटल आउटकम कितने हो गए आप गिन सकते हो कि भैया देखो 4 इधर 4 इधर, टोटल आउटकम कितने हो गए? 8। इनको रख दो एक करली ब्रैकेट में, तो ये क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल द पॉसिबल, अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट के तौर पे लिखना क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है भाई। अब आता है सबसे बढ़िया भैया, रोलिंग अ डाइस। एक डाइस को आपने क्या करा भैया? रोल कर दिया। जब एक डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या आउटकम आएगा भाई? सोचो एक बार। जब एक डाइस होता है, डाइस क्या होता है भैया? डाइस होता है वो गिट्टा जिसे बोलते हैं ना, गिट्टा बोलते हैं, हमारे लूडो खेलते हैं इससे। ठीक है भाई। अब डाइस कभी भी रोल होता है तो उसके आउटकम आ सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस बन सकता है कि भैया या तो उस पर 1 आ जाए, नहीं तो उस पर 2 आ जाए, नहीं उस पर 3 आ जाए, नहीं 4 आ जाए, नहीं तो 5 आ जाए, नहीं तो 6 आ जाए। क्या 7 आ सकता है? अरे नहीं आ सकता भैया। डाइस में कब से भैया 7 आने लग गया? क्या नशा करके आए हो क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते ना ये चीज। ठीक है भाई। तो एक डाइस जब रोल करोगे तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है।
इसको एक करली ब्रैकेट में लगा दोगे तो सैंपल स्पेस कहलाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। किसका सैंपल स्पेस है, कौन से एक्सपेरिमेंट का है, कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रोलिंग अ डाइस, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी तो एक डाइस को रोल करा है, अब आता है मेन वेयर रोलिंग ऑफ टू डाइस। दो डाइस को जब रोल करोगे तो क्या होगा भाई, देखो जब दो डाइस को रोल करोगे तो क्या होगा, सोच के देखो। जब दो डाइस रोल होते हैं ऐसा हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे भी 1, तो इस पे 1 ही रहे इस पे 2 आ जाए, इस पे 1 ही रहे इस पे 3 आ जाए, इस पे 1 ही रहे इस पे 4 आ जाए। ऐसे करके कितने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे वो देखते हैं। मैंने आपको बताया था तरीका, सबसे पहले बताओ ये एक डाइस है, इसके कितने आउटकम आ सकते हैं, 6 आउटकम आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आउटकम आ सकते हैं, 6 लिख दिया। ये एक डाइस है, इसके कितने आउटकम आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं। जब दोनों को साथ में उछालोगे तो कितने आउटकम आएंगे भैया, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 6 6 6 6 36। टोटल आउटकम जब दो डाइस साथ में उछलेंगे तो कितने आ सकते हैं, 36 आ सकते हैं। अगर कभी आपसे सवाल आ जाए भैया 3 डाइस उछाले, वैसे आएगा नहीं बट अगर गलती से आ जाए, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इसके भी 6, इसके भी 6 एंड इसके भी 6, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 6 की पावर 3 आएंगे। सॉल्व कर ले, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, इसका एक बार सैंपल स्पेस बनाते हैं कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस बनाने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले भी ये हो सकता है कि फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आ जाए और दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए। अब हम एक को फिक्स करेंगे, दूसरे वाले डाइस के नंबर बदलते रहेंगे। तो मैंने बोला फर्स्ट पे तो 1 ही रहे, दूसरे पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 1 रहे, तीसरे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 3, फर्स्ट पे 1 रहे, दूसरे पे 4, फर्स्ट पे 1 रहे, दूसरे पे 5, फर्स्ट पे 1 रहे, दूसरे पे 6। अब ये एक आउटकम की लाइन है। अब ऐसा भी तो हो सकता है भैया फर्स्ट वाले पर 2 फिक्स करो, अब बाकी पे 1 आ जाए। अब 2 को फिक्स कर दो, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए एंड 2 6 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो भाई लिख दिया मैंने। अबे तो ऐसे करते करते हम किसका लिखेंगे, तीसरे का भी लिखेंगे। तीसरा फिक्स कर दो, फिर 1 लिखो। अब 3 फिक्स कर दिया, 2 आ गया, 3 5, साथ साथ बोलो 3 6। अब नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर भी हम क्या करेंगे, 4 फिक्स कर देंगे। तो भैया 4 फिक्स कर दिया तो 2, और यहाँ पे आ गया 4 3 4 4 4 3 के बाद नहीं 4 4, और यहाँ पे आएगा 4 5, और ये आएगा 4 6। ऐसे करते 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 लास्ट वाली लाइन में क्या आएगा, बीच में 5 वाली लाइन आएगी, और इधर कौन सी आएगी, 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। क्या ये पॉसिबल सारे के सारे आउटकम दिख रहे हैं तुम्हारे को? गिनोगे ध्यान से एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 5 वाली लाइन भी तो आएगी, वो भी लिख लेंगे। चलो मैं वो भी लिख ही देता हूँ, अब इतना सारा का सारा लिख दिया है तो वो क्यों नहीं लिखा भाई, ठीक है वो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया पहला 5 फिक्स करो, फिर बाद में 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ये पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं जब दो डाइस रोल होते हैं। अब तुम सोच लो जब 3 डाइस रोल होंगे तो क्या होगा, इसीलिए 3 डाइस का तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इतने सारे आउटकम तुम लिख भी नहीं पाओगे और स्टडी करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं जब कभी भी दो डाइस क्या करते हैं, रोल करते हैं। टोटल कितनी सैंपल स्पेस की वैल्यू, 36 नंबर आएंगे। कितने आएंगे, 36 नंबर आएंगे। टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसी के ऊपर तुम्हारे पे सवाल बनेगा, जब दो डाइस रोल करेगा तो बताओ, अभी सवाल हम आगे करेंगे, बस इतना समझो, दो डाइस रोल करते हैं तो यही पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है अ डेक ऑफ कार्ड की। अब तुम्हें पत्तों के बारे में समझाऊंगा दोस्तों, पत्ते क्या होते हैं, कार्ड क्या होता है, ताश क्या होता है, ये जानना जरूरी है। इसके अंदर डेक ऑफ कार्ड का मतलब एक ताश की गड्डी। ताश की गड्डी के अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं भैया, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स को क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है अलग अलग तरीकों से। तुमने देखा होगा कार्ड में लाल भी होता है, काला भी होता है, और अलग अलग शेप्स भी बनी होती है। क्या नाम होता है उनका अच्छे से समझना। सबसे पहले जो 52 कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स। ये बात समझ आ रही है। 52 कार्ड्स बटे हुए होते हैं दो अलग अलग ग्रुप में। कितने में बटे हुए थे, दो अलग ग्रुप में। एक होता है 26 और एक होता है 26। 26 26 में अलग अलग बटे होते हैं। कैसे बटे होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं,
और 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अब 26 रेड के अंदर क्या होता है, 13-13 बटे होते हैं। कैसे बटे होते हैं, 13-13। अब ये वाले जो 26 कार्ड है ये 13-13 के ग्रुप के अंदर बटे होते हैं। 13 यहाँ पे, 13 कार्ड यहाँ पे, 13 कार्ड यहाँ पे एंड 13 कार्ड यहाँ पे। ठीक है भाई, मतलब होता क्या है, 52 कार्ड की गड्डी होती है, उसमें से 26 काले 26 लाल। अब 26-26 में से भी 13-13 का ग्रुप बना होता है हर एक। अब ये जो ग्रुप बना होता है इनको बोलते हैं हम सूट्स। क्या बोलते हैं, सूट्स। SUITS, सूट्स बोलते हैं, तो वो बोलते हैं। ठीक है, अब ये 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले 13 कार्ड में आपको कुछ ऐसी शेप देखने को मिली होगी। ठीक है, ऐसे। और ये 13 कार्ड और ये वाले होते हैं कुछ इस टाइप की शेप होती, कुछ दिल के होते हैं और कुछ ये ऐसे। अब इन 13 कार्ड्स के अलग अलग नाम दे रखे हैं। कौन कौन से नाम है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। सबसे पहले जो इस कार्ड का नाम होता है, जो शेप इस टाइप की होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेड। क्या बोलते हैं, स्पेड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब। और इस हर्ट वाले को बोलते हैं हर्ट एंड इसको हम बोलते हैं डायमंड। मतलब समझो ध्यान से, 52 कार्ड, 26 इधर 26 इधर, 26 काले 26 लाल, 26 के 13-13 का सेट बना होगा। सबसे पहला होगा स्पेड, क्लब, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड। स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, हर्ट और डायमंड होते हैं वो क्या होते हैं, लाल कलर के। यार दिल तो लाल ही होगा ना। ठीक है भाई, तो बस यहाँ पे डायमंड को समझ लें, डायमंड भी यहाँ पे लाल होता है। ठीक है भाई, तो स्पेड। अब ये 13 कार्ड कैसे बटे होते हैं, 13 कार्ड बटे होते हैं नंबर पे। सबसे पहला होता है इक्का, एक। इक्का सुना होगा, एस ऑफ एस बोलते हैं इक्के को, एक को। फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ऐसे करते करते ये 10 नंबर तक कार्ड होते हैं। 10 कार्ड होते हैं, 10 नंबर, नंबर्स वाले 10 कार्ड होते हैं। फिर आता है किंग क्वीन जैक। क्या आता है, किंग क्वीन जैक। 10 कार्ड नंबर वाले, फिर आते हैं किंग क्वीन जैक। ऐसा ही सेम टू सेम इसमें चलता है, 1 2 3 डैश 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 9 10। फिर आता है किंग क्वीन जैक। सेम चीज यहां चलती है, 1 2 3 चलता रहता, चलते रहते 9 10। फिर आते हैं किंग क्वीन जैक। सेम यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 चलता रहेगा, 9 10। फिर आएगा किंग क्वीन जैक। ठीक, मतलब ये सारे के सारे कार्ड 4 टाइप में बटे होते हैं। मतलब सेम नंबर्स के कार्ड होते हैं, सेम किंग क्वीन जैक होता है, बस अलग अलग सूट्स के होते हैं। जैसे स्पेड के पास भी खुद का किंग होगा, खुद की क्वीन, खुद का जैक। क्लब के पास भी खुद का किंग, खुद की क्वीन, खुद का जैक। हर्ट का भी खुद का किंग क्वीन जैक। डायमंड का भी किंग क्वीन जैक अलग से होगा। मतलब आपको मैं देखो, अगर मैं साफ साफ बताऊं, पूरी गड्डी के अंदर टोटल 4 किंग मिलेंगे, 4 क्वीन मिलेगी और 4 ही जैक मिलेंगे। अब दोस्तों तुमने देखा होगा, गड्डी जब भी खुलती है या फिर गड्डी जब भी आपने कभी देखी होगी, उसके अंदर 10 तो होते हैं नंबर्स वाले कार्ड जिसपे नंबर लिखे होते हैं। ये 10 कार्ड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नंबर वाले कार्ड, जिन पे नंबर्स लिखे होते हैं। और ये तो 3 कार्ड होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, जिसपे किसी की फोटो बनी होती है, जिसपे किसी का चेहरा बना होता है, जिसपे किसी की फोटो बनी होती है, जिसपे किसी का चेहरा बना होता है। इसीलिए इन तीनों कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। जिन पे किसी की फोटो बनी है, किसी का कुछ फेस बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये 3 फेस कार्ड इधर होती हैं, 3 फेस कार्ड इधर, 3 फेस कार्ड इधर एंड 3 फेस कार्ड इधर। तो तुमसे कोई पूछेगा पूरी गड्डी में बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं, तुम बोलोगे भैया 3 3 6 3 9 3 12 फेस कार्ड होते हैं भैया टोटल। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि भैया फेस कार्ड बताओ, टोटल फेस कार्ड बताओ, नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड इन डेक ऑफ कार्ड कितने होंगे भैया, 12 कार्ड। पूरी गड्डी में कितने इक्का होंगे, इक्का मींस एस होगा, एक होगा। कितना बार एक होगा भैया, 1 2 3 4, 4 इक्के होंगे। हर नंबर 4 बार ही होगा। इतनी बात समझ आ गई। स्पेड का अलग होगा, क्लब का अलग होगा, हर्ट का अलग होगा, डायमंड का अलग होगा। स्पेड और क्लब जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। हर्ट और डायमंड किसके होते हैं, रेड कलर के। ठीक है भाई, अब एक बार तुम्हें गड्डी दिखाई देती है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया, अरे भैया गड्डी तो दिखाओ, गड्डी की बात चले, गड्डी नहीं दिखाओगे तो बात। ये लो गड्डी दिखा दे, तुम्हारे सामने खोल दी मैंने गड्डी, 5 सीढ़ी हुकुम ईंट। ठीक है भाई, देखो क्या है ये, जो देखो हिंदी में किसी को जानना हो तो समझ लेना। देखो ये होते हैं, ये होता है स्पेड, रेड कलर का इस्तेमाल करता हूं जिससे ज्यादा अच्छे से दिखे। ठीक है, चलो ब्लैक कर लेते हैं। ये होता है देखो हुकुम, क्या बोलते हैं ना, हुकुम का इक्का।
हुकुम का इक्का, हुकुम का मतलब हुकुम मीन्स स्पेड, एस ऑफ स्पेड, ठीक है भाई। तो हुकुम का इक्का बोलते हैं जिसपे ऐसा बना होता है वो हुकुम का इक्का होता है। ये बोलते हैं चिड़ी, क्या बोलते हैं? चिड़ी, चिड़ी मीन्स क्लब। और ये होता है पान, पान मीन्स हर्ट एंड ईट मीन्स होता है डायमंड, ठीक है। तो देखो दो तो ये वाले होते हैं, मतलब 13-13 कार्ड इसके होते हैं, 13-13 कार्ड इसके होते हैं, ईट, हुकुम, चिड़ी, पान, ठीक है भाई। अब तुम्हें ध्यान से देखो, ये देखो ये है डायमंड्स के, तो एक है इक्का, 2, 3 और ऐसे करके 10 तक कार्ड मिलेंगे। फिर तुम्हें मिलेगा किंग, सॉरी यहाँ पे किंग क्वीन जैक। तुम देख रहे हो किंग क्वीन जैक के ऊपर फोटो बनी है किसी ना किसी की, इसका मतलब ये सारे सारे कितने फेस कार्ड है। तो जितने भी कार्ड यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से कार्ड है? फेस कार्ड है। तो तुम गिन सकते हो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 फेस कार्ड। और देख रहे हो हर गड्डी के अलग अलग है, दिस इज स्पेड, दिस इज हर्ट, दिस इज क्लब, दिस इज डायमंड, ठीक है। तो कितने टोटल होते हैं? 52 कार्ड, 26 काले, 26 लाल, 26 काले, 26 लाल, 13-13 अलग। 13 यहाँ पे बनेंगे हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईट के। इंग्लिश में बोलो भैया, 13 स्पेड क्लब, 13 स्पेड और 13 क्लब, 13 हर्ट, 13 डायमंड, ठीक है। 13 मीन्स वो वाला 13 नहीं, 13 मीन्स नंबर 13, ठीक है भाई। ये रहा एस ऑफ स्पेड, सबसे बढ़िया कार्ड एस ऑफ स्पेड। चलते हैं भाई आगे, कार्ड के बारे में नॉलेज हो गई। अब तुमसे कोई पूछे तो तुम बता दोगे। देखना सवाल आ गए तुम्हारे सामने कुछ, इन सवालों को जवाब देने की कोशिश करो। एक बार वीडियो को पॉज करो, इन सवालों को टोटल लिखो कितने कितने नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, तब समझ आ जाएगा कि तुम्हें कार्ड्स की नॉलेज हुई है या फिर नहीं हुई है। चलते हैं फटाफट, मैं भी देखता हूं तुमने स्क्रीनशॉट पॉज करके कर दिया होगा। नंबर ऑफ टोटल फेस कार्ड, अरे भैया फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? अरे भाई फेस कार्ड जिन पे फेस बना होता है, फोटो बनी होती है, टोटल होते हैं 3, हर किसी में 3-3 होते हैं, तो 4 में कितने हुए? 12, टोटल कितने होंगे? 12 कार्ड, कोई दिक्कत नहीं भैया। नंबर ऑफ टोटल क्वीन कार्ड, अरे क्वीन कितनी भैया? हर के अंदर, हर 13 सेट के अंदर एक क्वीन होती है, हर सूट के अंदर एक क्वीन, तो 4 सेट के अंदर कितनी हो गई? 4 क्वींस। कितने किंग हो गए भैया? 4 किंग होंगे, किंग भी 4 किंग होंगे। नंबर ऑफ टोटल एस कार्ड, एस कितना होगा भैया? 4 एस होंगे। नंबर ऑफ टोटल ब्लैक कार्ड, काले कार्ड कितने होंगे भैया? 26। टोटल ऑफ रेड कार्ड कितने होंगे भैया? 13। ये छोटे से सवाल हो गए जो कि आपके लिए चेक करने के लिए, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक बार समझो, थोड़ा सा पानी पी लूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया भाई, पानी पीने से पहले थोड़ा सा ये पी लेते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं इवेंट्स पे। इवेंट का मतलब क्या होता है भैया? इवेंट का मतलब बताओ भाई, कि भैया ये एक इवेंट है, वो एक इवेंट। इवेंट का सिंपल सा मतलब है प्रोबेबिलिटी की भाषा में, नॉर्मल इवेंट नहीं कराने जा रहे, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स के अंदर चैप्टर के हिसाब से इवेंट का मतलब होता है एन इवेंट इज सिंपली अ पॉसिबल आउटकम और अ सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब भैया मान लो एक टॉसिंग अ कॉइन। अब जब कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कि आप क्या चाहिए। मैंने बोला मेरे को एक बात बताओ, एक कॉइन टॉस करता हूं तो हेड आएगा, एक कॉइन टॉस करूंगा तो क्या आएगा? हेड आएगा। तो हेड आना क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। एन इवेंट इज सिंपली अ पॉसिबल आउटकम। क्या एक पॉसिबल आउटकम है कि जब एक कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो उसका क्या आउटकम आ सकता है। तो कौन सा आउटकम चाहिए? हेड चाहिए, टेल चाहिए? हेड चाहिए होगा तो क्या हो गया? हेड आना एक इवेंट हो गया, टेल आना क्या हो गया? एक अलग इवेंट हो गया। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं टॉस अ कॉइन, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक इवेंट ये हो सकता है गेटिंग हेड, या तो हेड आ रहा है, HEAD हेड आ रहा है, और एक छोटा इवेंट दूसरा ये हो सकता है गेटिंग अ टेल। तो एक एक्सपेरिमेंट में इवेंट आते हैं अलग अलग, कि भैया या तो हेड मिल सकता है, नहीं तो टेल मिल सकता है। तो इवेंट 1 हो गया गेटिंग हेड, इवेंट 2 हो गया गेटिंग टेल। अब ऐसा ही डाइस के अंदर जब करोगे तो उसमें 6 इवेंट बनेंगे। एक नंबर आने इवेंट अलग हो गया, 2 नंबर आएगा उसका इवेंट अलग है, फिर 2 आने का बताओ इवेंट हो गया, 3 आने की वो बताओ, 4 आने एक अलग इवेंट हो गया, 5 आने का एक अलग इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या होता है? सिंपली अ पॉसिबल आउटकम्स और अ सेट ऑफ आउटकम्स। किसका? आउटकम्स का सेट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इतना समझ आ गया? बहुत सिंपल सी बात है इवेंट्स की, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट, मेन बढ़िया, जिसके लिए अभी तक आप वेट कर रहे हो कि भैया प्रोबेबिलिटी तक तो अभी तो आपने समझाया नहीं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले। अब देखो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं।
प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे मैंने बोला एक इवेंट हुआ टॉसिंग अ कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट हुआ टॉसिंग अ कॉइन, एक एक्सपेरिमेंट हुआ टॉसिंग अ कॉइन, उसके इवेंट्स हो सकते हैं या तो गेटिंग अ हेड या गेटिंग अ टेल। तो मैं सवाल कर रहा हूं तुमसे कि मुझे ये बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हेड आना एक इवेंट है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हम बोलते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ध्यान रखना इवेंट क्या है, एक एक्सपेरिमेंट के आने वाले आउटकम्स, कौन कौन से आउटकम को इवेंट बोलते हैं। तो किसी भी आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी कि अगर मैथमेटिकली अगर हमें निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की निकालनी है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें लिखने हैं फेवरेबल आउटकम्स। कि मुझे ये बताओ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, उस इवेंट को होने की कितने आउटकम्स हैं डिवाइडेड में टोटल आउटकम्स। भैया समझ नहीं आया, एक बार बताओ, अब समझो, अब और क्लियर होगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमने क्या करा, टॉस अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, फिर मैंने बोला मुझे एक इवेंट हुआ, इवेंट वन नाम दे देते हैं, इवेंट वन हुआ, एक इवेंट हुआ वन जिसको मैंने बोला गेटिंग अ हेड। अब मैंने सवाल तुमसे करा कि मेरे को ये बताओ कि इवेंट वन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कि अगर मैं एक सिक्का उछालू, टॉस करूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो तुम बोलोगे भैया अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए ना, तो मुझे ये बताओ हेड कितनी बार आ सकता, जब एक टॉस को कॉइन करोगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, टोटल आएगा भैया या तो हेड नहीं तो टेल, तो टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, दो, कि या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, ये तो टोटल आउटकम होंगे। बट मुझे बताओ इवेंट वन के होने के कितने आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कौन कौन से आउटकम्स है जो हमें फेवर कर रहे हैं, जो हमारे इस इवेंट को करवा रहे हैं। भैया हेड आने के तो सिर्फ एक ही इवेंट है कि हेड एक ही बार आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया भैया, वन। तो फेवरेबल आउटकम हो गया भैया हमारा वन एंड टोटल आउटकम हो गया हमारे टू, तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/2। कितनी निकलेगी, 1/2। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फेवरेबल आउटकम्स को आप एफ से लिख सकते हो और टोटल को लिख सकते हो टी से, तो f/t बोल सकते हो, f/t फास्ट ट्रैक प्रोबेबिलिटी, फास्ट ट्रैक से समझ लो, फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक तो उससे याद रख सकते हो, प्रोबेबिलिटी का कभी फॉर्मूला निकालना है तो फास्ट ट्रैक है भाई, फेवरेबल अपॉन टोटल, कितने फेवर करते हैं हमारे इवेंट को, कितने आउटकम्स है इवेंट के हमारे जो फेवर करते हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, सीधी सी बात, फेवरेबल वाले ऊपर लिखो, टोटल वाले नीचे लिखो, बात सिंपल सी है। फेवरेबल का मतलब जो हमारे फेवर कर रहे हैं भाई, हमारे को उस चीज को होने के आउटकम्स कितने हैं, गेटिंग अ हेड, हेड कितनी बार, एक ही बार तो आ सकता है भैया, एक ही बार हेड आ सकता है, तो इसलिए हमने लिख दिया भैया एक आउटकम फेवर कर रहा है। अब टोटल आउटकम कितने, दो बार आए तो दो लिख दिया टोटल, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी निकाल दी ये। अब सवाल करने से पहले मैं थोड़े से तुम्हारे को एक छोटे मोटे सवाल करूं, जैसे मैंने बोला टू कॉइन टॉस, दो सिक्कों को टॉस करा गया तो आउटकम, टोटल आउटकम कितने आएंगे बताना, टोटल आउटकम आएंगे भैया या तो हेड हेड नहीं तो टेल टेल नहीं तो हेड टेल नहीं तो टेल हेड, टोटल आउटकम बहुत सिंपल यही आएंगे, ठीक है इतना क्लियर। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मेरे को बताओ टोटल आउटकम मुझे पता है, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम आ रहे हैं 4। अब मैं तुम्हें बोलता हूं एक एक्सपेरिमेंट क्या, एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग 2 हेड, प्रोबेबिलिटी बताओ जब 2 हेड आ रहे हो हमारे पास, 2 हेड। अब तुम चेक करोगे भैया हमारा तो इवेंट है गेटिंग 2 हेड, अब गेटिंग 2 हेड में प्रोबेबिलिटी पता है f/t, फास्ट ट्रैक मतलब फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हेड कब आ रहे हैं भैया, कितनी बार आ रहे हैं टोटल में चेक करो, 2 हेड तो भैया सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, तो फेवरेबल कितना हो गया, सिर्फ एक आउटकम, और टोटल आउटकम कितने थे 4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा सिंपल। अब आता है प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब दूसरा इवेंट है, दूसरे के बारे में बात कर रहा हूं कि एटलीस्ट एक हेड तो आना ही चाहिए। अब ध्यान समझना, मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे यहां पे, एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट 1 हेड का एक सिंपल सा मतलब हो गया कि भैया कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, कितना आना चाहिए, एक हेड तो आना ही चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, एक हेड किस किस आउटकम के अंदर हमारे आ रहा है, कि इसने बोला कि भाई कम से कम एक हेड तो आए चलेगा, बट एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम एक हेड, क्या मैक्सिमम 2 हेड आएंगे चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
अरे भाई एटलीस्ट का मतलब बताया ना कि एक हेड आना चाहिए, तो जब दो आ गए तो कोई दिक्कत थोड़ी, हमें तो एक मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो मुझे बताओ टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम तो भैया 4 है, तो 4 तो टोटल नीचे आएगा। इस चीज को फेवर कौन कर रहा है, हमारे इवेंट को कितने आउटकम फेवर कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 हेड भैया। एक हेड भी है इधर भी आ रहा है, एक हेड भी है इधर भी आ रहा है, और यहाँ तो 2 आ रहे हैं, तो ये भी चलेगा, क्योंकि हमें तो एक मिनिमम चाहिए, बट यहाँ 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, सोने पे 100 आ गए भैया। तो 1 2 3 टोटल फेवरेबल हो गए 3, तो आंसर आ रहा है 3/4। क्या आ रहा है, 3/4। तो ये है तुम्हारे सामने, इस तरीके से तुम्हें करना है, F/T लगा के, फास्ट ट्रैक लगा के, फास्ट ट्रैक लगाओ, प्रोबेबिलिटी फास्ट तरीके से सॉल्व करो। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब आते हैं सबसे पहले सीधा सवालों पे टूटते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, सिंपल सी बात है। अब एक दो चीज छोटी समझ लो, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। कोई ऐसे इवेंट जो होने ही है, जैसे मैंने बोला कि मान लो कोई ऐसा इवेंट, जैसे मैंने बोला कोई डाइस रोल करो और डाइस पे बताओ 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 7 नंबर आना ये कैसा इवेंट है, क्या बताओ कोई डाइस पर 7 नंबर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता भैया, डाइस पे सिर्फ 6 नंबर आ सकते हैं, आउटकम इन टोटल 6 है, तो 7वां नंबर कैसे आ सकता? तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। क्यों भैया? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है? 0 है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। उनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। कि भैया ऐसा तो संभव ही नहीं है, उनके होने की संभावना 0, कुछ नहीं हो सकता भैया उसका। जैसे कि मतलब बात करें तुम्हारी शादी की, जैसे तुम्हारी शादी वो तो होनी ही होनी है, आपको बोलेगा भैया मेरे को तो करनी नहीं है, तो वो बात अलग है ना भाई, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट बच्चों की होनी होनी है सबकी, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी हो, ठीक है भाई। तो वही वाली बात है। तो एक ऐसा इवेंट जो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। और एक चीज और जान लेते हैं कि मिनिमम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम हो सकती है भी 0, कि या तो इवेंट वो होए ना, या फिर 0 से बढ़कर, या हो सकता है इवेंट हो जाए। तो जब इवेंट हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और मिनिमम होती है 0। और प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में ही मूव करती रहती है, क्योंकि देखो या तो वो हो सकता है, जब हो जाएगा तो 1, नहीं हो सकता तो 0। तो 0 और बीच के बीच में रिवॉल्व करेगी कितनी, जितने भी प्रोबेबिलिटी के आंसर आएंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों की तरफ चलने से पहले मैं पीता हूं थोड़ा सा पानी, और एक फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं, करके बताओ कैसा है सवाल। और ठीक है भाई, करो। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इस वाले सवाल में क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो सॉरी, टेल। कहता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिस एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर रहे हो? टॉस कर रहे हो एक कॉइन को, एक कॉइन टॉसर है। एक बार मैं वॉइस भी चेक कर लेता हूं, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है? मेरी वॉइस रिकॉर्ड बिल्कुल हो रही है, ठीक है। एक कॉइन को आपने टॉस किया, वो टॉस हो रहा है। जब वो टॉस होएगा तो मतलब सैंपल स्पेस, क्या पॉसिबल आउटकम्स है? पॉसिबल आउटकम्स है या तो भैया हेड आ जाए, नहीं तो भैया टेल आ जाए। क्या और कोई पॉसिबल है? मतलब टोटल आउटकम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो कितने हुए भैया? 2 हुए, ठीक है। ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ हेड। प्रोबेबिलिटी बताओ कौन से इवेंट की जहां पे हम क्या कर रहे हो? गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे हमारा इवेंट कौन है? इवेंट हमारा गेटिंग अ हेड है। तो इवेंट आने की, वो क्या बोलते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भैया? सिंपल सा, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल आउटकम्स हमारे हैं भैया 2, फेवर कितने कर रहे हैं? हेड कितनी बार आ रहा है? हेड सिर्फ एक बार आ सकता है भैया, तो फेवर कर रहा है 1, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1/2।
सेम तरीके से अगर हमसे कोई बोले ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम टू सेम यहाँ पे गेटिंग अ टेल। अरे टेल भी तो एक ही बार आ रहा है, तो फेवरेबल हो गया 1, टोटल हो गया 2, तो आंसर आ गया 1/2, सीधी बात। टोटल आउटकम 2 है, वहां हेड और टेल 2 आ सकते हैं। फेवर कितना, टेल कितनी बार आ रहा है, टेल सिर्फ एक बार आ रहा है, तो एक बार है तो 1/2 लिख दे, सिंपल सी प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल है बहुत केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। ये सवाल तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सवाल तो पढ़ा था ना मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कोइंसिडेंस टॉस, ठीक है, बहुत इजी सवाल है। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, एक बैग के अंदर रेड बॉल है, एक बैग में रेड बॉल है, ध्यान देना, मैं यहां बना देता हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। एक बैग है, जिस बैग के अंदर क्या है, एक रेड बॉल है, कितनी बॉल है, एक रेड बॉल, रेड बॉल, एक ब्लू बॉल है, 1 ब्लू बॉल एंड 1 येलो बॉल, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, ऑल द बॉल ऑफ बीइंग सेम साइज, सभी के सभी बॉल का साइज क्या है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, बताने वाली कोई, सारी बॉलें सेम टू सेम है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, कृतिका क्या करती है, बैग में बिना देखे एक बॉल निकालती, मतलब क्या, कृतिका नाम की लड़की है, वो बैग में बिना देखे एक बॉल निकालती। अरे तो जब बिना देखे बॉल निकालेगी, क्या वो बता सकती है कौन सी बॉल है, नहीं, और सेम साइज की बॉल है, मतलब इक्विलाइकली आउटकम्स है। इस चैप्टर में देखो 2 शब्द है, एक है अनबाइज्ड और एक इक्विलाइकली। अनबाइज्ड का मतलब ये होता है कि गेम में कोई चीटिंग नहीं हो रही, ठीक है भाई, और इक्विलाइकली का मतलब है सबके आने के चांसेस बराबर है। फॉर एग्जांपल जैसे एक सिक्का उछालते हो तो हेड भी आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर है, सिक्का खोटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह हेड हेड लगा दिया तो कभी जब भी उछलेगा हेड आएगा, कोई चीटिंग नहीं है गेम में, और कोई भी हेड या टेल आ सकता है, तो वो दोनों के चांसेस बराबर है आने के। तो जब तीनों साइजों के बॉल, तीनों बॉल का साइज सेम है, तो कोई भी आउटकम आ सकता है, रेड भी ब्लू भी, दोनों कोई भी आ सकती है। तो इसने निकाला। अब ये पूछ रहा है, ये बताओ जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ बॉल निकालने वाला, इसमें इवेंट 1 हमारा है गेटिंग अ येलो बॉल, व्हाट इज द बॉल शी टेक्स आउट, गेटिंग अ येलो बॉल। तो पूछ रहा है येलो बॉल निकले, कि उस बैग से येलो बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी बताओ येलो बॉल आने की कितनी होगी। सबसे पहली बात, इस बॉल में भी या ये जो आपने कट्टा भरा है, इसमें सैंपल स्पेस बनाओ कि बैग से कितनी बॉलें आ सकती हैं बाहर। जब हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो कौन कौन सी बॉल आ सकती है, वे टोटल आउटकम होंगे, या तो येलो बॉल आ जाए, एक येलो आ जाए, एक ब्लू बॉल आ जाए, नहीं तो एक रेड बॉल आ जाए। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 3, कि या तो रेड बाहर आ सकती है, नहीं तो ब्लू बाहर आ सकती है, नहीं तो येलो बाहर आ सकती है, तीनों ही बाहर आ सकती है, तीनों के चांसेस बराबर है। बट भैया फेवरेबल कौन सा है, टोटल आउटकम तो 3 हो गए, हमारे इवेंट को फेवर कौन कर रहा है, येलो बॉल को फेवर, सिर्फ येलो बॉल एक ही बार आ सकती है, तो येलो बॉल यहाँ एक बार है तो एक बार, इसलिए आंसर हो गया 1/3। सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लू बॉल की। अरे टोटल आउटकम कितने हैं, कि टोटल 3 आ सकती है भैया, बट लेकिन ब्लू को फेवर कितना कर रहा है, सिर्फ एक कर रहा है, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल की। अरे भैया रेड बॉल के टोटल आउटकम तो 3 है, बट रेड को फेवर सिर्फ एक कर रहा है, एक ही आउटकम है जो रेड फेवरेबल है हमारे लिए, रेड, और कोई दूसरा है नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब तुमने एक बार ना, जी आंसर सबके आ गए होंगे, जहां तक समझ आ गया होगा यहां तक। अब एक चीज नोटिस करो, जितने भी इवेंट अभी तक हुए हैं, अभी जो हमने पिछला सवाल भी करा, ये वाला भी देखो, ये वाला सवाल भी करा, इसमें जो हमारे फेवरेबल आउटकम आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, एक फेवरेबल आउटकम एक आ रहा है, फेवरेबल आउटकम एक आ रहा है, फेवरेबल आउटकम एक, फेवरेबल आउटकम 1, फेवरेबल आउटकम 1। तो नेक्स्ट स्लाइड में समझो, एक ऐसा इवेंट जिसके पास केवल ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम फेवरेबल आ रहा हो, उस इवेंट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री। ध्यान समझना, हमारे हर इवेंट में फेवरेबल आउटकम कितना था, सिर्फ एक, हर इवेंट जितना ही पिछला किया उसमें फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। तो एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही आउटकम होगा, दैट इवेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। और किसी भी एक्सपेरिमेंट के ध्यान रखना, सभी के सभी
इन एलिमेंट्री इवेंट, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें भी आउटकम एक आया, तो ये जो इवेंट हुआ ये कौन सा इवेंट हुआ, एलिमेंट्री इवेंट। इसका भी आउटकम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये इवेंट कौन सा हुआ, एलिमेंट्री इवेंट। इसका भी आउटकम 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात किताब में लिखी होती है, बच्चा को टीचर पता है ऐसे बताया था, सीधी सी बात, अरे भाई कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करो, इन सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा। सही बात है नॉर्मल की सबका सम आएगा, बट मैं आपको डिटेल में अच्छे समझा रहा हूं क्या, कि सबसे पहली बात एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट होता है, ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक ही पॉसिबल आउटकम आ रहा हो, क्या हो रहा हो, एक ही आउटकम आ रहा हो एक्सपेरिमेंट का, उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम इवेंट 1 प्लस इवेंट 2 प्लस इवेंट 3 डॉट 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 इवेंट n, इसका सम कितना आता है, 1 आता है। किसका, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, ध्यान रखना। इन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, 1 आता है। अगर यकीन ना हो तो करके देख लो, जैसे कि आपके इस एक्सपेरिमेंट में ये सारे के सारे एलिमेंट्री इवेंट, तो इनका सम करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम करो। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3, इसकी भी 1/3, टोटल हो गया भैया 3/3, कट के कितना आया, 1। तो ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सॉरी क्या बोलते हैं, सभी के सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1, कि उनका क्या होता है, हमेशा का वो 1 होता है। ठीक है भाई, ये समझना था, समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल समझो, नेक्स्ट सवाल बहुत इजी, एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, एक डाइस को हमने थ्रो किया एक बार। जब डाइस को थ्रो, अच्छा एक ही बार थ्रो किया, तो मेरे को बताओ जब डाइस थ्रो होगा सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे जब डाइस थ्रो होगा भैया, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। टोटल आउटकम आ गए 6, कि इतने ही आउटकम आ सकते। फर्स्ट सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, कितना बढ़िया सवाल आ रखा है भाई। प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर ग्रेटर देन 4, अभी तो मैं समझ आएगा, ग्रेटर देन 4। अब हमारा इवेंट क्या है, हमारा इवेंट है कि जो नंबर आना चाहिए वो 4 से बड़ा आना चाहिए। ग्रेटर देन 4 का मतलब होता है 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कौन होता है, 5 या 6, 4 से बड़ा तो यही होता है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एफ ओवर टी, एफ ओवर फास्ट ट्रैक, एफ ओवर टी का मतलब हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब भैया फेवरेबल क्या होता है, जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हो। हमारा इवेंट क्या है, 4 से बड़े नंबर, 4 से बड़े नंबर। अच्छा तो 4 से बड़ा नंबर कौन है, 5 और 6, यही दोनों तो है। तो हमारे इवेंट को फेवर कौन, कितने आउटकम कर रहे हैं, 2 आउटकम फेवर कर रहे हैं, जो कि 5 और 6, इसीलिए फेवरेबल आउटकम हो गए 2 और टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, 6, कट के कितना आएगा 1/3। क्या एक ये एलिमेंट्री इवेंट है, नहीं एलिमेंट्री नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं, इसलिए ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड पार्ट समझो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। वाह भाई वाह। अब आ रहा बढ़िया सवाल, प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब अब की बार नया इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ है, क्या बोलता है, पहले बता। प्रोबेबिलिटी निकलती है एफ ओवर टी से, फेवरेबल जो हमारे इवेंट को करते हैं। अच्छा हमारा इवेंट क्या है कि जब हम डाइस को रोल करें तो जो नंबर मिले ना वो 4 के या तो बराबर हो, नहीं तो 4 से छोटा हो। 4 के बराबर हो, नहीं तो 4 से छोटा हो। अच्छा भैया 4 के बराबर, अगर 4 आ गया, मतलब 4 आ गया तो फेवर करेगा हमारे को। बोल तो रहा है कि इक्वल टू 4, कि आप 4 के बराबर आ जाए, नहीं तो 4 से छोटा आ जाए, मतलब 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 भी फेवर कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 1 भी। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए भैया 4, एंड टोटल आउटकम्स कितने थे भैया हमारे 6। तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3। क्या ये एक एलिमेंट्री इवेंट है, बिल्कुल नहीं, एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। सवाल आ गया होगा समझ, इतना मुश्किल नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब आता है नेक्स्ट सवाल बढ़िया। 2 प्लेयर संगीता रेशमा प्लेज अ टेनिस बॉल, इट इज नोन, हाँ
दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। 0.62। देखो भाई हुआ क्या, दो लड़कियां थी, दो लड़कियां कौन कौन सी, संगीता एंड रेशमा। दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, मैच खेल रही हैं, टेनिस मैच खेल रही हैं। दोनों की दोनों क्या कर रही थे, एक बात बताओ, जब दोनों टेस्ट में टेनिस मैच खेल रही है तो या तो एक जीतेगा और एक हारेगा, ऐसा ही होने वाला है। या तो एक को सक्सेस मिलेगी, एक को फेलियर मिलेगा, नहीं तो एक की विन होगी, एक की लूज होगी। ऐसा तो है ही ना कि एक जीतेगा और एक हारेगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों ही जीत रहे हैं, नहीं। वो वाली तो गेम नहीं है ना अपनी वाली की, भाई हम तो दोनों ही जीत गए भाई, सीधी बात, वो वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। यहाँ मैटर है कि एक जीतेगा एक हारेगा। तो जब दोनों खेल रही हैं तो एक जीत एक हार में संगीता विनिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, प्रोबेबिलिटी किसकी, विनिंग की, विनिंग ऑफ संगीता, कि संगीता के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है भैया 0.62। कितनी है, 0.62। बात समझ आ रही है। अब अगर ये पूछ दे हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, रेशमा विन कर जाए हमारी मैच, रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, वाह बताओ। अगर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो रेशमा के कितनी होगी जीतने की प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात भैया, एक कॉन्सेप्ट यहां पे आता है, यहां पे तुम्हें समझना है। क्या समझना है, एक कॉन्सेप्ट होता है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। उस नहीं वाले को लिखते हैं हम ऐसे बार से लिखते हैं, ई पे बार, ई कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है, इन दोनों का सम कहलाता है 1। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब एक एग्जांपल से समझ लो क्या है। जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी टॉस आने, हेड आने की, एक कॉइन को टॉस करा तो मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हेड आने की, मतलब हेड ना आए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा जब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल ही तो आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना आता है, हमेशा 1 ही आएगा। तो अब यहाँ पे संगीता की विनिंग की प्रोबेबिलिटी इतनी दे रखी 0.62, तो संगीता के हारने की कितनी होगी, संगीता के हारने की 1 में से माइनस कर दो। ठीक है भाई, अब देखो कैसे होगा, एक बार समझो सवाल को। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है इतनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी, दो ही तो केस हो सकते हैं ना, या तो संगीता जीत जाए नहीं तो वो जीत जाए। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यस और नो। क्योंकि भैया ये एक एक्सपेरिमेंट के दो पॉसिबल वही तरीके हैं कि या तो ये जीत सकते नहीं तो ये, तो दोनों के दोनों इवेंट एलिमेंट्री हो गए। तो या तो संगीता जीत जाए नहीं तो रेशमा जीत जाए, और दोनों की प्रोबेबिलिटी के जीतने का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, संगीता कितने पे जीत सकती, 0.62 पे, प्लस रेशमा की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं मालूम, तो ये किसके बराबर है, 1 के। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेशमा के विनिंग की तो भैया 1 में से माइनस कर दो 0.62, 0.62 माइनस करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.38, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। सीधी सी सिंपल सी बात है। अब इस बात को तुम ये भी बोल सकते हो, ठीक है, अब ये या तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो ये संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ आ रही है कि संगीता के जीतने के चांसेस इतने हैं तो हारने के कितने हैं, 0.3238 है, ऐसे भी तो बोल सकते हो ना। तो देखो चाहे तुम इसको ऐसा समझो, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना आएगा, 1। बट लेकिन दोनों को जितवा रहे हैं हम, क्योंकि हमें उसकी जीतने की निकालनी है। ठीक है भाई, तो इसलिए हमने बोला। ठीक है भाई, तो इतना समझ आ गया होगा तुम्हारे को। मैंने इससे भी अगर जोड़ना हो इससे भी जोड़ लो, देखो दोनों समझना। अगर एक बार मैं तुम्हें फाइनल समझा देता हूं और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे को। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी दे रखी है
तो संगीता के हारने की कितनी होगी? 0.38। अब या तो इसे संगीता का हारना समझो, नहीं तो इसे ये समझो कि रेशमा के जीतने के चांसेस इतने हैं भैया। सीधी सी बात है यार, इंडिया के जीतने के चांसेस, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया के जीतने के चांसेस 75% है, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने हैं? 25%। सीधी सी बात। या फिर ये बोल दो इंडिया के हारने के चांसेस कितने हैं? 25%। दोनों बातें क्या है? सेम ही है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब तुम्हें समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना कि किसी चीज के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी इंडिया विन प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट विन इंडिया, कितनी आएगी? 1 आएगी। कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी प्लस इंडिया के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी दोनों कितनी होती है? 1 होती है। इंग्लिश में मत जाना कि नॉट वन इन इंडिया लिख रहे हो तो भैया आपको इंग्लिश नहीं आती है भाई, अच्छी बहुत ठीक ठाक इंग्लिश आती है अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इजी है, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सविता और हमीदा 2 फ्रेंड्स हैं। क्या है भाई? सविता एंड हमीदा, ये 2 फ्रेंड्स हैं। दोनों फ्रेंड्स बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज? भैया दोनों के बर्थडे क्या हो? अलग अलग आए दोनों के बर्थडे, भैया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ, दोनों के बर्थडे अलग अलग आने चाहिए। 365 दिन टोटल हमारे पास, 365 डेज। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफरेंट बर्थडेज हो। डिफरेंट बर्थडे तब आएंगे, मतलब एक बर्थडे किसी का किसी अलग तारीख को आ रहा है और एक का अलग तारीख को आ रहा है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर डिफरेंट बर्थडे चाहिए तो एक का बर्थडे को फिक्स कर दो कि एक 365 दिन में से एक दिन तो सविता का बर्थडे आएगा। अब सविता वाले को हटा दो एक दिन को, तो बचे हुए जो 364 दिन है उसमें दूसरी का बर्थडे आएगा, तो वही फेवरेबल होते। नहीं आया भी है समझ? कैसे समझाया? समझ नहीं आया? समझो, डिफरेंट बर्थडे का मतलब दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आना चाहिए। ये बात सही है, इतनी बात समझ रहे कि दोनों का बर्थडे अलग अलग आना चाहिए। जब दोनों का बर्थडे अलग अलग आएगा तो एक जनी का तो एक तारीख को एक दिन को आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ 365 दिन में से जिस दिन सविता का बर्थडे आ रहा है वो एक दिन को हटा दो, तो टोटल कितने बचे? 364 डेज। अब इन 364 डेज में कभी ना कभी तो हमीदा का बर्थडे भी आएगा, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट बर्थडे की आने की, क्योंकि फेवरेबल हो गए 364 डेज, टोटल हो गए भैया 365 डेज, तो इसको ये हो गया हमारा आंसर। क्यों करा भैया 364? एक आपने हटाया भी, भाई मुझे डिफरेंट बर्थडे चाहिए, तो मैंने एक दिन वो हटाया जिस दिन सविता का बर्थडे आता है। मान लेते हैं एक दिन सविता का बर्थडे है, मैंने वो दिन ही हटा दिया, तो अब जितने भी दिन बचेंगे वो तो हमीदा के ही है ना। तो अब इससे पता लग जाएगा कि भैया हमीदा का बर्थडे अलग आता है, सविता का बर्थडे अलग आता है। बट अब गलती से अगर सिचुएशन बदल गई, दोनों का बर्थडे किस दिन आता है? सेम दिन आता है। दोनों का बर्थडे कितने दिन आता है? सेम दिन। तो दोनों का बर्थडे जब सेम दिन आ रहा है तो एक ही दिन तो आ रहा होगा उनका दोनों का बर्थडे, एक ही दिन दोनों का सेम दिन बर्थडे आता है। फेवरेबल कितने? सिर्फ 365 दिन में से एक दिन दोनों का बर्थडे आ रहा है, तो एक ही दिन तो फेवरेबल हुआ। फेवरेबल कितना हुआ? एक दिन, तो प्रोबेबिलिटी सेम डे। 365 दिन आपके सामने है, दोनों का बर्थडे एक ही दिन आ रहा है, तो कोई से भी एक दिन आ रहा है तो फेवरेबल कितना होता है? एक दिन फेवरेबल हो रहा है, डिवाइड में टोटल कितने हैं? 365 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल है भाई, F/T लगाओ, फेवरेबल अपन टोटल, फेवरेबल अपन टोटल, पूरा का पूरा सिस्टम सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान रखना। डिफरेंट बर्थडे में बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंट बर्थडे का मतलब है दोनों का अलग अलग आ रहा है, दोनों का अलग अलग दिन बर्थडे आ रहा है, तो अब एक दिन फिक्स कर लो किसी भी का बर्थडे की, भैया एक दिन सविता का बर्थडे आ रहा है। अब एक दिन अगर सविता का बर्थडे आ गया, उस दिन हमीदा का बर्थडे नहीं आ सकता, तो उस एक दिन को एक्सक्लूड करो। बचे हुए 364 दिन में से हमीदा का बर्थडे आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई भी उनमें डिफरेंट बर्थडे आने की। अगर सेम की पूछ रहा है तो भैया दोनों का सेम दिन आ रहा है, तो एक ही दिन टोटल फेवरेबल होता है ना, जिस दिन उनका दोनों का बर्थडे आ रहा है। बस ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल समझो। हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली से वन इज। हरप्रीत ने क्या करा? 2 सिक्कों को उछाला एक साथ। हरप्रीत ने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, एक कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 सिक्के एक साथ उछले, इसका आउटकम हेड आ सकता है, इसका आउटकम टेल, इसका आउटकम हेड, इसका आउटकम टेल।
जब दोनों साथ में उछलेंगे तो इसके 2 आउटकम्स, इसके भी 2 आउटकम, टोटल आउटकम होंगे 4 आउटकम्स। कौन कौन से 4 आउटकम्स होंगे? सैंपल स्पेस बना देना भैया, एच एच, एच टी, टी टी, टी एच। ठीक है भाई, ये 4 आउटकम्स टोटल आपके पास बनेंगे। अब चलते सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। सवाल करा दिया, प्रोबेबिलिटी बताओ एट लीस्ट 1 हेड। खुद बताओ, फॉर्मूला लगाओ कि एटलीस्ट एक तो हेड आ ही जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सवाल आपके सामने, करो, आंसर लिखो, तुम्हें पता होगा, कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत मस्त सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 11 तुम्हारी बुक का। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? देखो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल से सवाल है क्या? कहते हैं हेलीकॉप्टर ऐसा रिपोर्ट करा गया है कि वो कहीं ना कहीं लेक के अंदर क्रैश हुआ है। मतलब हाँ, इसमें क्रैश, सॉरी, क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। हाँ, कहता है कि ऐसा रिपोर्ट करा गया है कि इस पूरे रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर कहीं पर भी क्रैश हुआ है। तो पूरे टोटल कितना एरिया है? टोटल एरिया ये इस एरिया में क्रैश कर, कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो लेक के अंदर कहीं ना कहीं क्रैश कर रहा है। लेक के अंदर क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मैंने उसे बोला प्रोबेबिलिटी बतानी है लेक के अंदर। तो लेक के अंदर इतने एरिया में ही तो वो क्रैश हो सकता है ना भाई। ये एरिया ही तो हमारा फेवरेबल हुआ। तो टोटल, सबसे पहले तो टोटल एरिया कितना था? टोटल था रेक्टेंगुलर, तो यहां लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब फेवरेबल कौन सा है? फेवरेबल हमारा है एरिया ऑफ लेक। यहां लिखोगे एरिया ऑफ लेक की। भैया लेक हमारी फेवरेबल आउटकम्स के अंदर आएगी कि ये फेवरेबल हो गया, टोटल हमारा नीचे आ गया। अब करके देखो, एरिया निकालो भैया इसकी। ये है क्या? ये साइड कितनी होगी बताओ एक बार लेक की। अलग कलर से कर देता हूं, दिखिए ना कहीं, क्या पता। ये वाली साइड कितनी होगी? अरे भाई ये 4.5 है और ये 2 है, ये कितनी हो गई? 2.5। ठीक है भैया, 2.5 आ गई। भैया ये 9 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की, तो ये कितना आ गया? 3। तो इसका एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेक का एरिया हमारा निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई में 2.5 डिवाइडेड में पूरी उसका एरिया कितना आएगा? 9 और 6, अच्छा हाँ 9 और 4.5, 9 और 4.5। अब इसको कर लेना, बहुत इजी तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेक कितनी निकलेगी? इसको सॉल्व कर देते, 3 3 9, तो ये बच गया 2.5 डिवाइडेड में 3 मल्टीप्लाई में 4.5। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 5 25, 5 9 45, तो ये बच गया 5 डिवाइडेड में 9 3 27। ठीक है भाई, ये आती है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बहुत सिंपल सवाल था ये, सवाल बहुत अच्छा है, करना है, बहुत बढ़िया से करके देखना। क्या है? 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस है, एक डाइस है हमारा क्या ब्लू और एक डाइस है हमारा ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दोनों को सेम टाइम पे थ्रो करा गया। ये सवाल के लिए हमें पूरा वो चार्ट चाहिए, ध्यान रखना। बट मैं तुम्हें ऐसा कराऊंगा कि तुम्हें वो चार्ट की भी लोड ना पड़े, तुम ऑटोमेटिकली वो कर लोगे। ठीक है, कि एक 2 डाइस है, एक है ब्लू एक है ग्रे, दोनों को सेम टाइम पे थ्रो करा गया। तो 2 डाइस वाला सवाल है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करा गया सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम है सारे लिख के दिखाओ। तो 36 आउटकम आएंगे, 36 लिख के दिखाओ। कहता प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द सम ऑफ, ओहो अब आएगा सवाल मस्त वाला, कि प्रोबेबिलिटी बतानी कि सम आए, 2 नंबरों का जो सम आए अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। सवाल को समझो बड़े प्यार से। जब हम 2 डाइस को फेंके तो उन पे दोनों के दोनों पे नंबर आएगा, उन दोनों का जो नंबर है वो नंबर 8 होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 8। एक बार मैं तुम्हें लेके चलता हूं पिछली वाली स्लाइड्स पे, बताना 8 सम कहां पर आएगा। एक बार हम चलते हैं पीछे की तरफ, देखना कहां पे करा है हमने। ये रहा, यहां पे हमने 2 डाइस को रोल करा है। अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कहां पर हमारा जो 2 डाइस का सम है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। अच्छा 8 कहां पर आ रहा है? अभी मैं तुम्हारे सामने देखता हूं, तुम खुद ही बताओगे, ध्यान से देखना। ये देखो, क्या 6 और 2, इसमें हमारा 8 आ रहा है कि भैया दोनों डाइस का सम कितना आ रहा है? 6 और 2 8। क्या 5 और 3 8 आ रहा है? क्या 4 और 4 8 आ रहा है? क्या 5 और 3 8 आ रहा है? क्या 6 और 2 8 आ रहा है?
ये 4 आउटकम के अलावा क्या कोई और आउटकम है जहां पे हमारा जो नंबर है वो 8 आ रहा हो, दोनों का सम है वो कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो? तो तुम अब ध्यान से देख सकते हो, एक आउटकम, दो आउटकम, तीन आउटकम, चार आउटकम, पांच, पांच आउटकम है जो हमारे फेवर में है। टोटल आउटकम कितने होंगे? 36 आउटकम है। तो तुम सीधा सा आंसर तुम्हें मिल गया कि भैया आ गया। ये कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम ऑफ 8 की 8 आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फेवरेबल हो गए भी हमारे 5, टोटल हो गए 36, ये हो गया हमारा आंसर। खत्म हो गया, बहुत सिंपल। अब देखो, ये तो था चार्ट वाला तरीका कि भैया चार्ट से देख के कर सकते हैं, तब हम देखते हैं। बट अगर तुम्हें मान लो चार्ट ना बनाना हो या तुमसे नहीं नहीं बने, तब कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनो कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें 8 का 8 चाहिए तो 8 को रखो। 8 तुम्हें सम बनाना है ना, तो 8 में क्या जोड़ो कि 8 मिल जाए। 8 में 0 जोड़ो तो 8 मिल जाए। बट मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी डाइस के ऊपर 8 नंबर होता है? नहीं होता। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं। एक नंबर कम करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे एक डाइस पे 7 आ जाए और दूसरे डाइस पे कितना आ जाए? 1 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल कहां से होगा? कभी भी एक डाइस पे 7 नंबर आएगा? नहीं आएगा। दूसरे पे 1 आएगा? आ सकता है, बट पहले पे 7 नहीं आएगा। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। अगला केस है, फर्स्ट डाइस पे 6 नंबर आ जाए, दूसरे डाइस पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तभी तो 6 और 2 8 होंगे। भैया ये केस पॉसिबल है। जब ये केस पॉसिबल है तो मुझे एक बात बताओ, दो फर्स्ट आउटकम हमें मिल गया कि भाई 6 और 2 पॉसिबल है, तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल होगा, 2,6 ये भी तो पॉसिबल होगा। ये कलर दिखेगा नहीं तो क्या पता हम येलो कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये केस भी तो पॉसिबल होगा। अब मैं नेक्स्ट केस पे जाऊं, 6 से फिर एक कर दो, करना कुछ नहीं, एक एक करके कम करते रहो, 8 7 6, फिर 5 पे आ जाओ। पहला अगर 5 है तो 8 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि भाई एक डाइस पे 5 आ जाए, एक पे 3 आ जाए? बिल्कुल हो पाएगा। तो ये भी केस पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 5 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। जब ये पॉसिबल है तो उसको उल्टा भी पॉसिबल होगा भैया, 3,5। कोई दिक्कत? अब 5 से नीचे चलते हैं 4। जब एक पे 4 आ जाए तो दूसरे पे भी 4 आना चाहिए, तब जाके 8 बन जाएगा। तो एक केस बनता है 4,4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इसका उल्टा पॉसिबल है। अरे भाई उल्टा कैसे पॉसिबल है? तो खुद करके देख लेना। उल्टा करेगा तो 4,4 ही आ जाएगा। फिर तुम नीचे आओगे 4 से भैया 3, 3 में क्या जोड़ोगे? 5 आ जाए 8। ये 3 और 5 का तो कॉम्बो हम बना चुके हैं ना पहले से। 3 और 5 बार बार थोड़ी बनाएंगे। जब एक बार यहाँ बन जाए तो इधर का सेम आ जाए। अब जैसे ही रिपीट होगा अब छोड़ दो। अब देखो टोटल आउटकम कितने हैं तुम्हारे, कितने आए हैं? 1 2 3 4 5। फेवरेबल आउटकम हमारे हाथ में आ गए कि 5 ही फेवरेबल आउटकम है। तो ये रहे 5 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने? 36। तो ऐसे होगी दोस्तों। मैं लेके बैठा हूँ अभी पैरासिटामोल, बढ़िया वाली दवाई। सर दर्द हो रहा था बहुत तेज और बॉडी पेन भी हो रहा था, इसलिए दवाई लेके बैठा हूँ और पूरी वीडियो बना रहा हूँ। रात के इस टाइम बज रहे 2:54 हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो तुम देख लो, रात के सुबह के ही बोलेंगे, 3 बजने वाले हैं। 2 बजे से हमने लगभग स्टार्ट किया था, 1:50 से मैंने स्टार्ट किया था और अब थोड़ा सा टाइम हो गया। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसलिए नेक्स्ट आपके लिए लगाता हूँ। अब आप ना मेरे को ये वाला सवाल करके बताओ कि बताओ दोनों का सम 13 आना चाहिए, दो डाइस का सम 13 आना चाहिए। इस तरीके से करके दिखाओ, मेरे वाले तरीके से। क्या पहला तरीका क्या करोगे कि 13 नंबर का भी डाइस पे आता है? नहीं आता। तो 13 वाला नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 6 नंबर से। तो पहला 6, दूसरा कोई नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। करके देखो, हाँ आ सकता है, करो ना भाई। चलो, नहीं 13 तो आ ही नहीं सकता ना। चले भाई, मसाला मंच कुरकुरा खाओ। देखना भाई, सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 30। मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है? हो रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे भी, आवाज रिकॉर्ड अपनी प्रॉपर ढंग से हो रही है, ठीक है भाई। दो डाइस का सम 13 आ जाए यार। दो डाइस का सम 13 आ सकता है क्या भाई? दो डाइस पे अगर 6 भी आ जाए तब भी 12 ही बनते, 6 और 6 12। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इट मीन इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 13 आने की 0। इम्पॉसिबल इवेंट लेस देन और इक्वल टू 12। कहता है दो डाइस को फेंको, या तो 12 आ जाए नहीं तो 12 से कम आ जाए। अब एक बार कॉमन सेंस लगाओ, जब दो डाइस फेंकोगे
तो मिनिमम नंबर कितना आ सकता है? 2 डाइस में मिनिमम नंबर आ सकता है 1 और 1, दोनों पे 1 1 आ जाए। और मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? दोनों पे 6 6 आ जाए। अरे भाई सबसे बढ़िया क्या है? 2 डाइस फेंके, दोनों पे 6 6 आ जाए, सबसे बड़ा नंबर वही है। 6 6 कितना होता है? 12। कहता है या तो 12 आ जाए, नहीं तो 12 से कम आ जाए। अरे 12 से कम तो आएंगे तो कोई भी डाइस फेंको 12 से कम ही आएगा, या तो 12 आएगा। अरे भाई तुम जब मर्जी दोनों डाइस फेंको, या तो 12 आएगा नहीं तो 12 से कम आएगा। ये तो पॉसिबल है, तो क्या बोलते, श्योर इवेंट हो गया। तो थर्ड केस में तुम देखोगे इक्वल टू 12 और क्या बोलते, लेस देन, इक्वल टू 12 या लेस देन 12। अरे भैया इसमें तो टोटल के सभी के सभी फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे। 36 36 करके कितना आएगा? 1। ये तो श्योर इवेंट हो गया कि भैया तो बात होएगी होएगी, सच बात है ये तो। चलो बढ़ते हैं आगे। One card is drawn from a well shuffled of 52 cards. Find the probability of getting a king of red, a face card, a jack of hearts। बहुत बड़े सवाल है वाला, मस्त सवाल है। यहाँ पे सबके मजा आ जाएगा तुम्हें करके। एक कार्ड, एक शफल्ड 52 कार्ड की गड्डी में से निकाला गया। अब यहाँ पे कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हो जाए। सबसे पहला वाला प्रोबेबिलिटी बताओ, किंग ऑफ रेड। टोटल कार्ड्स 52, किंग ऑफ रेड। अच्छा तो रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं? 26। अब 26 कार्ड में से किंग कितने होते हैं? 2 किंग होते हैं। आपको पता है कि भाई रेड एक होता है ईट का होता है और एक होता है पान का, एक होता है हर्ट का, एक होता है डायमंड का, दोनों के पास किंग होता है। तो टोटल फेवरेबल किंग कितने हैं हमारे पास इस इवेंट के लिए? फेवरेबल किंग कितने हैं? फेवरेबल किंग मात्र 2 हैं। एक 2 रेड के किंग है तो वही फेवर करें, तो टोटल 2 किंग है, फेवरेबल 2 है, टोटल नीचे। चलो भैया सेकंड वाला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। भैया 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, वो कार्ड फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। भाई फेस कार्ड होने के लिए लगाओ पहले फॉर्मूला F/T। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड आ सकते हैं? कितने आउटकम्स है जो फेस कार्ड को फेवर करते हैं? भैया आपने बताया था टोटल फेस कार्ड होते हैं 3 3 3 3, 12 फेस कार्ड होते हैं। तो भैया 12 हो गए फेवरेबल, टोटल हो गया 52। ये आ गया तुम्हारा आंसर। कार्ड तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है ना, 4 एकम 4, 1 4 3 12, 4 3 12। ठीक है भाई, 3/13। थर्ड पे आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। अच्छा बहुत सिंपल है, घबराना नहीं। फेस कार्ड कितने हैं? 12। रेड वाले कितने हैं? रेड वाले तो भैया आप बताओ, 4 सूट थे, 2 रेड थे और 2 ब्लैक थे। इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड। तो रेड वाले के फेस कार्ड कितने हो गए भैया? 3 और 3 6। तो टोटल फेवरेबल रेड फेस कार्ड हो गए 6, टोटल हो गया 52। करके सॉल्व कर लो भैया, खत्म हो गया। द जैक ऑफ हर्ट्स क्या है भैया बताओ एक बार? जैक ऑफ हर्ट्स, भैया जैक ऑफ हर्ट्स में आओ, प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हर्ट्स मतलब हर्ट्स का क्या होना चाहिए? जैक। अरे एक बात बताओ, हर्ट का जैक तो सिर्फ एक ही होगा ना, क्योंकि हर्ट के पत्ते ही कितने हैं भैया? 13 पत्ते हैं और उसमें एक ही पत्ता है जैक का। तो सीधी सीधी बात हो गई भैया, 1/52 हो गया इसका आंसर। तो बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी बता दो भैया किसकी? 5th वाले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड की। भैया स्पेड आ जाए। अरे भाई जब हमें कार्ड निकालेंगे स्पेड आ जाए। स्पेड क्या है? एक सूट है, पूरा सूट में से कोई भी पत्ता आ जाए, कह रहा बस स्पेड होना चाहिए। कह रहा मुझे नहीं मतलब कौन सा नंबर है, किंग है, क्वीन है, फेस कार्ड है, नहीं मतलब, कह रहा स्पेड होना चाहिए। स्पेड कितने हैं? 13 पत्ते हैं स्पेड। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए भैया? 13 के 13 में से कोई भी आधा चलेगा। और टोटल कितने हैं? 52। तो 13/52 आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन आ जाए भाई। डायमंड की क्वीन कितनी है मेरे को एक बार सोच के बताओ। डायमंड की क्वीन कितनी है भैया? डायमंड की क्वीन तो सिर्फ एक है, क्योंकि डायमंड में 13 पत्ते हैं। वो 13 पत्ते में सिर्फ एक क्वीन आती है। तो भैया एक क्वीन आती है, इट मींस कितना हो गया भैया? 1/52। डायमंड की क्वीन कितनी है? डायमंड की क्वीन तो सिर्फ एक है, तो भैया 1/52 टोटल आ गया हमारे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक डिस्क है, एक क्या बोलते हैं, एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क रखी है, जिसपे नंबर लिखा गया है 1 से लेकर 90 तक का। कह रहा है एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर ना 90 डिस्क रखी है
जिसपे हर डिस्क पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। कहता है अगर एक डिस्क को ड्रॉ करते हो, क्या कहता है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, क्या बोलता है, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। तो एक काम करता हूं मैं ना, इसमें बैटरी चेंज कर लेता हूं, एक बार न्यू बैटरी लगा लेता हूं, फिर कार्रवाई करते हैं। 1 मिनट का समय दो बस मेरे को, मैं नई बैटरीज लगा लेता हूं, क्योंकि आवाज कभी भी ना गायब हो जाती है और मैंने कई कई बार कंटेंट ना सारा का सारा रीशूट करा है, पढ़ा पढ़ा के पूरा का पूरा। मैं नहीं चाहता कि अभी हो ऐसा, क्योंकि हमारे सेल बिल्कुल चार्ज हो चुके हैं। 1 मिनट का समय देना मेरे को बस। तो गाइस अब देखते हैं, मेरी बैटरी भी लगा दी है इस माइक में, आवाज आ रही है प्रॉपर, आवाज बिल्कुल आ रही है। चलते हैं वापस, ठीक है भाई, बैटरी लग गई है। सवाल समझो, 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ एक डिस्क को ड्रॉ कर जाता है उसमें से रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। समझो ध्यान से, 1 से लेके 90 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश डैश 89 90, ठीक है। सैंपल स्पेस ये बोलता है कि कोई भी डिस्क आप निकालो तो ये सारे में से कोई से भी डिस्क आ सकती, बट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो डिस्क आएगी 2 डिजिट के नंबर वाली आएगी, 2 डिजिट के नंबर वाली डिस्क आएगी। 2 डिजिट का नंबर, अच्छा 2 डिजिट का नंबर कितने नंबर्स में, अगर मैं स्टार्टिंग के ये 9 नंबर हटा दूं तो बाकी सारे तो 2 डिजिट वाले ही नंबर है, तो टोटल नंबर है 90। स्टार्टिंग के नंबर आप हटा दो, 9 नंबर आपने स्टार्टिंग के हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आपने हटा दिए, और बाकी के नंबर आपके पास है तो 1 2 3 4 कितने नंबर हो गए, आपने 90 नंबर में से 9 नंबर स्टार्टिंग के हटा दिए, बाकी के बचे हुए कितने नंबर हो गए, वो सारे 2 डिजिट के नंबर है। मतलब इनमें से कोई भी आएगा तो वो हमारा फेवरेबल कहलाएगा, वो हमारे फेवर में कहलाएगा। इनमें से कोई आएगा तो वो फेवर वाला नहीं होगा। तो हमारे इवेंट को फेवर कौन कर रहे हैं, ये सारे के सारे आउटकम। तो कितने आउटकम होंगे टोटल, पूरे के पूरे 90 थे, 9 हटा दिए, तो 90 में से 9 हटाओगे तो कितना बचेगा भैया, 81 आउटकम्स बचेंगे। टोटल आउटकम थे 90, तो 81/90 हमारा क्लियर आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है देखना, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी डिस्क जो ड्रॉ होगी उस पर जो नंबर लिखा होगा वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन होते हैं देखना, परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर 36, परफेक्ट स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49, परफेक्ट स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64, परफेक्ट स्क्वायर। 9 स्क्वायर 81, परफेक्ट स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे मैंने। कहता है जो भी आप डिस्क निकालो उस डिस्क पे जो नंबर होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर तो यही वाले नंबर होते हैं सारे के सारे, बट ये जो नंबर है देखो 81 तक सभी के सभी नंबर इस डिस्क में मौजूद है, बट 100वां जो नंबर है वो डिस्क में तो है ही नहीं, 90 तक की डिस्क है। तो अगर इन 90 डिस्क में से कोई सी भी ये वाली डिस्क निकली, अगर एक डिस्क निकली, 4 नंबर वाली निकली, 9 वाली निकली, 16 वाली निकली, 25 वाली निकली, 26 36 49 64 81, तो ये सब हमारे कौन से आउटकम होंगे, फेवरेबल आउटकम, जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। क्योंकि इवेंट बोलता है एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर तो या तो ये आ जाए, 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 ये चलेगा। तो फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे फेवरेबल है। और टोटल कितने हैं, 90 आउटकम्स है, तो 9/90 1/10, ठीक है भाई।
अब बढ़ते हैं आगे, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, बहुत सिंपल। जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल। अच्छा भाई आगे बढ़ते, थर्ड पार्ट यहां करा दूं, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, कि कोई भी डिस्क जो निकले, डिस्क पे जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से तो वही नंबर डिविजिबल होगा। एक बार करके देख लेते हैं 5 से कितने नंबर डिविजिबल है, और चेक करें। अगर लिखे तो लिख भी देता हूं, ना लिखो तो वैसे ही कर लो। देखो 1 से स्टार्ट करना है तो क्या 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल भैया। 10 होगा, बिल्कुल। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, ये सारे के सारे वो डिस्क के नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, जो कि हमारे को फेवर करेंगे कि भैया अगर इनमें से कोई भी आएगा तो मेरे इवेंट में चलेगा। कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 नंबर है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 18 नंबर है जो हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की कितनी होती है, 18/90। फेवरेबल आउटकम से 18 की ये आ जाए तो चलेगा, टोटल आउटकम 90 तो 18/90, ये हमारा क्लियर आंसर हो गया। काट के से जो आ रहा लिख दो, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो एक तरीका है कि भाई 90 है ना टोटल के टोटल, तो एक बार डिसाइड करना 90 को 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, कि 90 में बताओ कितनी बार 5 से नंबर डिविजिबल होगा, कितने नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 से स्क्वायर, 5 एकम 5, 4, 5, 8, 40, 18 आ रहा है। ये 18 ये बताता है कि 90 के बीच में 18 ऐसे नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते। तो भाई 18 नंबर थे फेवरेबल, 18 यहीं पे आए तो 18/90 लिख दिए, तो ये कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ये वाला सवाल भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे या नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है तुम्हारे सामने, बहुत मस्त सवाल है, 21वां सवाल है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का। कहता है a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and others are good। कहता है कि एक लॉट है, क्या बोलते हैं, लॉट है मतलब बैग है जिसके अंदर 144 गुड पेन है, और बोल रहा है जिसमें से, कहता 144 गुड पेन में से आउट ऑफ 20 जो है वो है डिफेक्टिव। क्या है, डिफेक्टिव पेन है, कि भैया ये पेन क्या है, डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव पेन है, कह रहा अदर्स आर गुड, कहता है नूरी विल बाय अ पेन। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बताओ डिफेक्टिव पेन के बारे में पता लग गया मेरे को, और भैया मेरे को ये पता लग गया कि गुड पेन कितने हैं। अच्छा तो 20 डिफेक्टिव है, तो बचे हुए कितने हैं हमारे, 124 गुड पेन है। लॉट कंसीडर 144 बॉल पेन, 20 आर डिफेक्टिव। अच्छा बॉल पेन है ना, तो गुड पेन क्यों लिख रहा हूं, बॉल पेन आएंगे यहाँ पे। एक बैग के अंदर 144 बॉल पेन रखे जिसमें से 20 खराब है और बचे हुए ठीक है। चलो ठीक है भैया। कहता है नूरी एक पेन तभी खरीदेगी व्हेन इट इज गुड। कह रहा है कि नूरी एक पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन अच्छा होगा। नूरी जब कभी डिफेक्टिव वाला पेन आएगा वो पेन नहीं खरीदेगी। मैंने बोला ठीक है भाई, बाय कब करेगी, जब गुड पेन आएगा, और जब डिफेक्टिव आएगा तब बाय नहीं करेगी। ठीक है, मैंने बोला। कहता था शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू नूरी। कहता है शॉपकीपर क्या करता है, उस लॉट में से ना ऐसे रैंडमली कोई भी पेन निकाल के नूरी को देता है। शॉपकीपर ने बिना देखे उसकी तरफ रैंडमली एक पेन निकाल के दिया। कहता प्रोबेबिलिटी बताओ शी विल बाय, कि वो बाय करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो बहुत सिंपल सी, नूरी बाय तब करेगी जब वो गुड पेन होगा। तो या तो वो ये बोले कि बाय की प्रोबेबिलिटी बताओ, या मैं ये बोलूं कि अच्छी पेन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बात दोनों सेम है भाई। मैं खरीदूंगा तब जब वो अच्छा होगा, तो चाहे खरीदने की प्रोबेबिलिटी निकालो चाहे अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों प्रोबेबिलिटी क्या सेम ही आएंगी, कि अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही आएगी और खरीदने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी आएगी। क्योंकि खरीदा तब जाएगा जब वो पेन अच्छा होगा। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो भैया वो बाय तभी करेगी जब वो गुड पेन होगा। तो गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी, गुड पेन कितने, 124 गुड पेन है। तो भैया फेवरेबल पेन हो गए 124, टोटल पेन थे भैया 144। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या हो गया आंसर। काट लेना जब, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद कहता है सेकेंड, प्रोबेबिलिटी वो बाय नहीं करेगी। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा दूसरा पूछ रहा है उसी इवेंट के नहीं होने की, खरीदने की प्रोबेबिलिटी और नहीं खरीदने की। तो एक होती है खरीदने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें पता है हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। तो अगर कभी कोई मुझसे पूछेगा नहीं होने की निकालो, तो होने वाली को क्या कर दो, 1 में से माइनस कर दो। तो भैया मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय जब मुझे निकालनी है, मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय वाली कर दूंगा। तो भैया 1 माइनस बाय की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 124 डिवाइड में 144। 144 को हम ऊपर भेजेंगे, 144 में से जितना आएगा 20 डिवाइड में 144। ये आ गया तुम्हारे सामने आंसर, 20 डिवाइड बाय 144। एलसीएम लो, 144 का एलसीएम ऊपर आएगा 144 माइनस 124 करोगे तो 20 बचेगा, डिवाइड में कितना रहेगा 144। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत इजी सवाल है, बहुत, अरे लास्ट सवाल है भाई पीपीटी का, बढ़िया मस्त सवाल है। ठीक है, सवाल को समझना क्या सवाल है, बहुत इजी सवाल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर दैट देयर विल बी 53 संडेज। बहुत मस्त सवाल है, सीबीएसई का, बड़ा जबरदस्त, अच्छा लगता है सीबीएसई को ये सवाल, इसीलिए सीबीएसई पूछता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर दैट देयर विल बी 53 संडेज। किसी एक लीप ईयर के अंदर 53 संडेज होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखना भाई ध्यान से, सबसे पहली बात, लीप ईयर क्या होता है भैया। अरे भैया लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। इतनी बात सब किस किस को समझ आ रही है, ये वाली बात समझ आ गई कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ इन 366 दिन के अंदर 53 संडेज आएंगे, 53 रविवार आएंगे। अरे भाई वाह, बताओ एक वीक में एक संडे आता है, ये बात सबको जायज है कि एक वीक में एक संडे आता है। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि इन 366 दिन में कितने वीक आ रहे हैं, क्योंकि भैया जितने हफ्ते आएंगे उतने संडे तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। तो अब एक वीक में एक संडे आता है, तो मैं चाहता हूं 366 दिन में कितने वीक आते हैं। तो भैया 366 डेज में कितने वीक आते हैं, मैं तो ये निकालना चाह रहा हूं बस। तो मैंने बोला इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 366 को डिवाइड देना पड़ेगा 7 से। ये 7 दिन का जो एक हफ्ता होता है, 7 से डिवाइड दोगे तो भैया निकल के कितना आता है, देखो डिवाइड देते हैं, यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 डिवाइड में यहाँ आया 1 और ये कितना है 6, 7 2 जा 14 और ये कितना आया 2। भैया कितने हफ्ते आते हैं, 52 हफ्ते आते हैं। भैया 366 दिन में 52 हफ्ते तो आते हैं, साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा और बचते हैं। कि समझो ध्यान से, 366 दिनों में 52 हफ्ते तो आते ही आते हैं। अब एक बात समझो भैया, 52 वीक तो आ रहे हैं, 52 वीक आ रहे हैं, 52 हफ्ते आ रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि भैया 52 संडे तो आएंगे। बिल्कुल जायज बात है भाई कि भैया 52 संडे तो आने ही आने हैं। अरे भाई जब 52 हफ्ते आ रहे हैं तो 52 संडे तो आएंगे आएंगे। तो एक चीज बताओ, जब तुम्हें पता है कोई चीज हो ही रही है, भाई 52 संडे आने हैं तो वो आने, ये तो कंफर्म है ना, इसको तो कोई नहीं रोक सकता कि 52 हफ्तों में 52 संडे आएंगे, ये बात बिल्कुल जायज है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे कि 52 तो आने आगे, बचा जो एक संडे है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब वो बचा एक संडे किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बचे हुए 2 दिन पर, कि जो 2 दिन बच रहे हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी का गेम होगा वो किसके साथ खेलेंगे, इन 2 दिन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई कि भैया ये 52 हफ्ते 52 संडे आने खत्म, ये तो आ रहे ही आने हैं ना, ये 2 दिन में एक संडे आ रहा होगा। तो भैया 52 संडे हमारे को मिल चुके हैं, एक संडे हमें देखना है कि एक संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब 2 दिन में एक संडे कैसे आ सकता है, 2 दिन में संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को। तो मेरे को बताओ 2 दिन का जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या बनेगा। ये जो बचे हुए 2 दिन है, कौन कौन से 2 दिन हो सकते हैं, जो 2 दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, 52 हफ्तों के अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं,
ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए। एक बात बताओ, क्या मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा ना, तो वो दो जो दिन होंगे मंडे के बाद वेंसडे संडे तो नहीं लिख दूंगा, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, या भी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आएगा, वेंसडे के बाद होता है कि वेंसडे थर्सडे आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे आ जाए, या फ्राइडे सैटरडे आ जाए, नहीं तो सैटरडे संडे आ जाए, नहीं तो संडे मंडे आ जाए। क्या यही केस पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल आपको लग रहा है कि इन 2 दिन में भैया ये आ सकता है? भैया इन बचे हुए 2 दिन में सिर्फ यही चीज आ सकती है। अब ये चीज आ सकती है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल आउटकम आ रहे हैं, 7 टोटल आउटकम आ रहे हैं। मुझे चाहिए कि एक संडे तो आएगा ही आएगा, तो इनमें से कौन से वो 2 दिन हो सकते हैं जिनमें एक संडे तो आएगा ही आएगा। तो भैया एक संडे तो इसमें आ सकता है, नहीं तो इसमें आ सकता है। तो भैया मेरे फेवरेबल कितने आउटकम हो गए भैया? फेवरेबल आउटकम मतलब एक संडे, एक संडे। तो भैया फेवरेबल कितने हो गए? एक संडे इसमें दिख रहा है, एक संडे इसमें दिख रहा है, तो 2 फेवरेबल हो गए और टोटल कितने हो गए? 7। तो ये आंसर आया हमारा 2/7। तो ये है, देख लो दोस्तों, 2/7 इसका फाइनल आंसर है कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ लीप ईयर दैट देयर विल बी 53 संडेज। 53 संडेज के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, ये सवाल आपको पता होना चाहिए था। अब आते हैं मेन फाइनल बात पे। इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर से करने चाहिए थे, कुछ मैंने नहीं कराए। क्यों नहीं कराए दोस्तों? सारे मैं करा दूंगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। आपका काम क्या रहेगा फिर? तो मैंने वो इंपॉर्टेंट सवाल करा दिए जो तुम्हें जरूरत है करने की। अब तुम कोई भी सवाल उठाओ एनसीईआरटी का, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे ना बने। एक सवाल है म्यूजिकल चेयर गेम वाला, वो सवाल मैंने जानबूझ के छोड़ा है जिससे कि बच्चे खुद से ट्राई करें और खुद से समझे कि वो सवाल कैसा होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है भाई? तो ये पूरी वीडियो में हमने कंप्लीट एनसीईआरटी के बारे में बात कर ली है। बस मैं इतना ही चाहूंगा, अगर जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को यहां तक देखा तो प्लीज वीडियो को अपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर देना। और ये वीडियो कैसी लगी, चैप्टर में कैसा मजा आया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अगर आपको कुछ भी चीज इस वीडियो की अच्छी लगी तो बस छोटा सा एक कमेंट छोड़ के जाना जरूर। और सबसे मेन, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों अभी आने वाला है तुम्हारा एग्जाम, और उस एग्जाम के लिए इतनी खतरनाक वीडियोस की स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार हो चुकी है। स्ट्रेटजीज, 1 पेज नोट्स, फॉर्मुला शीट, सब चीज पीछे बैकएंड में सारा का सारा काम चल रहा है। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहेगा हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट डालते रहेंगे कि आपको कंटेंट कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सब्सक्राइब कर लो एसबी क्लासेस को। जैसे ही वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, और जैसी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी आपको तुरंत वो वीडियो देख लेनी है और उससे अपना फायदा कर लेना है। तो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। इस मेहनत लगा के अभी भी 3:18 हो रहे हैं, पैरासिटामोल की गोली खा के पढ़ा रहा हूँ। कुछ आउटपुट अभी नहीं मिल रहा, यूट्यूब से नहीं भी मिल रहा, बट लेकिन मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है? तो इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं आप सबके लिए, जितने भी सभी 10th वाले बच्चे हैं। तो बस आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, चैनल पे शेयर, कमेंट कर देना, और क्या बोलते हैं वीडियो पे कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।